गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से उसे कहीं राहत नहीं मिलती दिख रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले 5 दिन की अग्रिम जमानत दी थी उसे अगले आदेश तक बरकरार रखा है, तो क्या कहेंगे? देखो साहब, जो इस समय पत्रकारों के साथ ख़ास तौर से जो सरकार की सच्चाई दिखा रहे हो, जुबैर कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी आपको ध्यान हो, मिड डे मील को लेके एक पत्रकार ने खबर चलाई थी, उसको जो तत्कालीन योगी सरकार है उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभी कुछ दिनों पहले की खबर है, उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक हुआ था और वो भी गोरखपुर में हुआ था, तो उस पत्रकार को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो इस समय जो माहौल है, माहौल कुछ इस तरीके का बना रखा है कि अगर आप सरकार की खामियों को दिखाएंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार द्वारा फैलाई जा रही फेक न्यूज़ को अगर आप उसका खंडन करेंगे, तो सरकार आपके ऊपर शासन का, प्रशासन का दबाव बनाएगी। आप दबाव से नहीं मानेंगे तो पुलिस द्वारा या ईडी द्वारा या सीबीआई द्वारा आपके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। अब दो तरह की खबरें हैं। पहली खबर तो जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, और दूसरी खबर एक दूसरा जो पत्रकार है, एक बड़े चैनल का पत्रकार, उसको सरकार द्वारा संरक्षण मिला हुआ है और उसको सरकार की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने राहुल गांधी जी का एक फेक वीडियो नेशनल टीवी के नेशनल प्राइम टाइम पे चलाया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो सरकार से जो है इस समय उसको संरक्षण मिल रखा है। और इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता और आईटी सेल के तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं, एक हरियाणा के और पदाधिकारी हैं, आईटी सेल के हेड हैं अरुण यादव, उन्होंने पैगंबर साहब को लेके अभद्र टिप्पणी की थी, उसके ऊपर भी अभी तक कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई है। बस बीजेपी ने संकेत के रूप में उसके क्या किया है, पद से उसको मुक्त कर दिया है। जिस तरीके से जुबैर की तरफ से कहा गया है कि जिस फिल्म को लेकर ट्वीट किया था वो लाखों लोगों की तरफ से देखी गई और लाखों लोगों ने उसे शेयर भी किया है, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर सरकार को लगता है ऐसा कि ये गलत था तो उसे हटवा देती, लेकिन मुझे गिरफ्तार किया गया। ये सब दुर्भावना का परिणाम है। सरकार क्या है, इस समय दुर्भावना के तहत काम कर रही है। सरकार से आप सवाल कर रहे हैं, मुद्दा उस ट्वीट का नहीं था, वो ट्वीट तो एक बहाना था। मुद्दा ये था कि ये सरकार की खामियों को उजागर कर रहे थे। बीजेपी आईटी सेल द्वारा जो फर्जी खबरें चलाई जा रही थीं उनका ये खंडन कर रहे थे, जनता के पास सच्चाई लेके जा रहे थे। लेकिन नूपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाता। हाँ, नूपुर शर्मा फरार है क्योंकि नूपुर शर्मा को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का सांप्रदायिक माहौल तैयार किया है। तमाम ऐसे धर्मगुरु हैं जो तमाम तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हम साहब तलवार बांटने का काम करेंगे, कोई ये कह रहे हैं कि हिंदू जाग जाओ और बुलडोजर लेके आओ और सबके घर गिरा दो, जो बीजेपी का विरोध करे उसके घर गिरा दो, उसके घर पे हिंसा का काम करो। तो इस तरह की जो भी बयानबाजी कर रहे हैं धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों और हिंदुओं के लिए कर रहे हो या हिंदू धर्म के हों मुस्लिमों के लिए कर रहे हो, तो ऐसे धर्मगुरुओं को और इस तरह की जो नफ़रत की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे नेताओं को गिरफ्तार करना चाहिए। जो फैक्ट चेकर्स हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई करने का क्या मतलब है? अच्छा, जिस तरीके से हरियाणा में कहा गया था कि धर्म को बचाने के लिए इस तरीके जो मतलब मुस्लिमों को लेकर कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ हथियार बांटेंगे, क्या लगता है वाकई में हिंदू खतरे में? देखो साहब, ना तो हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में है। इसी वजह से ये सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रहे हैं। कल ही एक सर्वे आया है जिसमें हम ग्रोइंग इकोनॉमी के नाम पे या फिर देश की अर्थव्यवस्था के नाम पे 193 देश में 164वें पायदान पे है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से भी नीचे है। और कहाँ हम 2011 में तीसरे पायदान पे थे। हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में से एक मानी जाती थी। अगर हम निर्भीक पत्रकारिता की बात करें या फ्री स्पीच की बात करें पत्रकारिता के मामले में, तो अब हम 180 देशों में से 172वें क्रमांक पे आ गए हैं। घटा है ना। हंगर इंडेक्स की बात करें तो 2013 में हम 51वें नंबर पे थे, अब 101वें नंबर पे आ गए। तो सब जगह गिरावट है। बढ़ कहाँ रहे हैं? अमीरों की संख्या पे बात करें, ये 2013 में अरबपतियों की संख्या 104 थी, जो अब बढ़ के 148 हो गई है। तो स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि सरकार किसके लिए काम कर रही है। लेकिन अभी रिपोर्ट आई थी कि 2014 जब से मोदी सरकार आई है
तब से करीब 9 लाख जो करोड़पति लोग हैं उन्होंने देश छोड़ दिया, नागरिकता अलग देशों में ले ली। देखिए, जो व्यक्ति समझदार है, ठीक है, उसको समझ में आ रहा है कि हमारा देश श्रीलंका से भी ज़्यादा भयंकर खतरे में पहुंचने वाला है। श्रीलंका हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्या वजह दिख रही है भारत में आपको? बहुत सारी वजह हैं। अर्थव्यवस्था गिर रही है, रुपए की कीमत गिर रही है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, 1.5 करोड़ सरकारी पद खाली हैं और पिछले 2 साल में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो विपक्ष है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करती थी सरकार, उसी का नतीजा ये हुआ कि वहाँ सरकार इस कटघरे में पहुंची। देखो साहब, ऐसा है, सरकार को जो काम करना चाहिए। 2014 में मोदी जी किस मुद्दे को लेके आए? महंगाई को लेके आए, बेरोजगारी को लेके आए, भ्रष्टाचार को लेके आए और महिला सुरक्षा को लेके आए। मोदी जी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में, चुनावी भाषणों में, सभी जगह, तमाम जगह ये कहते हुए नज़र आए कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर की वैल्यू कम होगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ। मोदी जी ने ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो डीजल पेट्रोल की दाम कम होंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम रोज़गार की सुनिश्चिति करेंगे, महंगाई कम करेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दे थे, जो मुख्य मुद्दे थे, वो तमाम मुद्दों पे मोदी सरकार साफ तौर पे गिरती हुई नज़र आ रही है। और अभी जहां हम लोग हैं, तो यहाँ मैं 1 मिनट आपका ध्यान देना चाहूँगा। योगी जी ने 2 महीने पहले एक बयान दिया था और उसमें ये कहा था कि किसी भी गरीब को मेरे प्रदेश में परेशान नहीं किया जाएगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे अथॉरिटी वाले आए और इनका जो यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ था, जो इनकी दुकानें बनी हुई थी, आप देखिए इनकी दुकानों को हटा दिया गया। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमियों को परेशान कर रहे हैं। इनका पूरा ध्यान है गरीबों को परेशान करने में। जो आदमी 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहा है, अपना छोटा मोटा धंधा करके 100, 200, 500 रुपये अपना डेली कमा लेता है, बच्चों को परवरिश करने की कोशिश कर रहा है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसको ये दबाना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था भी गिर रही है और हंगर इंडेक्स में भी जगह जगह नीचे जा रहा है देश, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बड़ा छाया हुआ है। जो केंद्र सरकार है वो नुपुर शर्मा को अभी भी बचा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। इसमें ऐसा है, जो आप बात कह रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों पे घिरी हुई है और जब इनसे कुछ समझ में नहीं आता है तो ये सांप्रदायिकता का माहौल तैयार करते हैं। और दूसरा आप जो कह रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा है, चल नहीं रहा है। हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा है। नेशनल टीवी पे आप डिबेट देखेंगे तो वहाँ सिर्फ आपको हिंदू मुस्लिम ही दिखेगा। कहीं डॉलर की गिरती कीमत, जो डॉलर बढ़ रहा है 80 रुपये के करीब पहुँच चुका है, उस पर कहीं डिबेट होती हुई देखेंगे? नहीं हो रही है। अर्थव्यवस्था में हम कहाँ पहुँच गए हैं, उस पर कहीं डिबेट हो रही है? नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे डिबेट हो रही है? नहीं हो रही है। तो जो मुख्य मुद्दे हैं, मीडिया, इस समय मीडिया को मुख्य मुद्दों से डाइवर्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को भी, जो सुप्रीम कोर्ट को ईमानदारी से काम करना चाहिए, वो काम नहीं करने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो सरकार की बुराई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, जिस तरीके से जज ने की थी नुपुर शर्मा को लेकर टिप्पणी, तो मीडिया पर कई तरह के वो आए थे कि इस तरीके से जज को नहीं करना चाहिए था, टिप्पणी वापस लेने की बात की गई थी। क्या लगता है कि सवाल निशाना घेरे में है? जज ने क्या कहा? जज ने सिर्फ ये कहा नुपुर शर्मा को माफ़ी मांगनी चाहिए। जज ने कोई दंड दिया? अगर निंदा करना कठोर दंड है तो मैं तो कह रहा हूँ सबको निंदा करो ना, सबकी। जुबैर की भी निंदा कर दो, जो सरकार की बुराई कर रहा है उसकी निंदा कर दो। निंदा करने से काम नहीं चलता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम ईमानदारी से करे। सरकार की तरफ से जो लोग हैं उनको तो आप निंदा करके छोड़ दे रहे हो, और जो सरकार की गलत नीतियों का जो विरोध कर रहे हैं उनको आप जेल के कटघरे में डाल रहे हो। जुबैर का देख लो, तमाम जगह से उसके खिलाफ केस हो गए। और दूसरी तरफ जो डीएनए का पत्रकार है, जो रिपोर्टर है, उसको वो कहाँ है? वो गायब है। नुपुर शर्मा कहाँ है? वो गायब है। उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अरुण कहाँ है? अरुण भी गायब है, उसको भी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो इस तरह के जो दोहरे मापदंड हैं, ये किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और किसी भी देश के संविधान पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाते हैं। और प्रधानमंत्री जी इस समय मौन है, और प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है प्रधानमंत्री जी की, वो भी उन्हें संदेह के घेरे में ला रही है। और प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं राजधर्म का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री